Students, we will discuss about the important news. First news regarding the इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज के रिलेशन के डिक्लाइन के बाद में आने वाले समय में फिर से ट्रेड डील का जो नेगोशिएशन है वो कैरी आउट हो सकता है। रिसेंट डेज के अंदर में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा भी एक दूसरे का जो कोऑपरेशन है उसको प्रेज किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्रेड डील के ही नेगोशिएशन के बारे में, तो आप देखिएगा अर्लियर फेज के अंदर भी जो नेगोशिएशन है वो कंटिन्यूस एक फेज में थे कि टैरिफ का जो इम्पोज है वो ना रहे। टैरिफ को इम्पोज करने से पहले ही इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा ट्रेड डील है उसको नेगोशिएट है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे एरिया हैं जिसके रिगार्डिंग में यूएस ने अपना जो रिजर्व पोजीशन है उसको यहाँ पे शो किया था। तो जो यूएस के द्वारा जो टैरिफ इम्पोज किए गए हैं उसका भी एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, क्या यूएस के द्वारा प्रेशर टेक्निक के थ्रू जो यहाँ पे टैरिफ है उसको इम्पोज किया गया जिससे कि आने वाले समय में तो ट्रेड डील का जो नेगोशिएशन है उसको इजीली वे में कैरी आउट किया जा सके। तो यूएस ने इंडियन अथॉरिटीज को एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करने का बात कहा था, बट आप देखिए कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारे यहाँ पे एक सेंसिटिव इशू है। अगर एग्रीकल्चर को ओपन किया जाएगा तो यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट के अंदर में आएंगे, हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट है वो रहेगा। अदर जो सेक्टर है जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो रिजर्व पोजीशन क्रिएट हुआ वो डेयरी के सेक्टर के बारे में था। इंडियन जो डेयरी इंडस्ट्री है, इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एक दूसरे के साथ में आप देखिए कि कनेक्टेड हैं, तो उसको भी इम्पैक्ट है वो हो सकता है, इसलिए इंडियन अथॉरिटीज़ ने इस सेक्टर का भी जो डिनाई है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनिमल्स के फीड के बारे में है, और इसके अलावा आप देखिए कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो यूएस से आने वाले हैं वहाँ पे जो एनिमल्स को जो खाना खिलाया जाता है, जो उनको फीड दिया जाता है, वो कम्प्लीटली हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट कर सकता है। हमारे यहाँ पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके सेंटिमेंट्स का जो हर्ट है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जीएम क्रॉप्स के रिगार्डिंग में एक डिफरेंसेस था कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको अलाउ किया जाए। हमारे यहाँ पे ओनली आप देखिए कि जीएम कॉटन है उसको अलाउ किया गया है, जीएम कॉटन है वो ओनली अलाउ है। अदर जो क्रॉप्स हैं उनका यहाँ पे ट्रायल फेज के अंदर में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है उसके द्वारा ही उन प्रोडक्ट्स को अलाउ है वो किया जाता है, काफ़ी सारे जो ट्रायल्स हैं उसके टेस्टिंग के बाद में। तो ये इंडिया यूएस के ट्रेड डील के बारे में है। आने वाले समय में अगर एग्जिस्टेंस में आता है तो आप देखिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे बेनिफिट रिसीव रहेगा, बट कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ से यूएस का जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट में आ सकते हैं। इंडियन मार्केट को आप देखिए कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी इम्पैक्ट है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेपाल के बारे में है, नेपाल के वहाँ पे आप देखिए कि जनरेशन जेड के जो जेन जेड है उसके जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा करप्शन, मिस गवर्नेंस, नेपोटिज्म, इनके अगेंस्ट में एक मूवमेंट को कैरी आउट किया गया। वहाँ का जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उन्होंने रिजाइन किया है। अब पॉलिटिकल अथॉरिटीज के रिजाइन के बाद में जो आर्मी है उन्होंने टेक ओवर किया वहाँ पे चार्ज, और पीस का एक लिटिल बिट एस्टेब्लिशमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आया है। इंटरिम वहाँ पे जो हेड के रिगार्डिंग में जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हुआ करते थे सुशीला कार्की नाम से, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है नेपाल का, उनको अप्रोच किया गया है कि आप इंटरिम हेड के रूप से वहाँ पे जो सर्व है उसको कैरी आउट कीजिए जब तक कि नया गवर्नमेंट जो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेपाल का जो इंसिडेंट है, इससे हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना है कंट्री के अंदर में, आप देखिए कि डेमोक्रेसी जब ही सर्वाइव करता है जब स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए वो कमिटेड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर जब भी वायलेंस के थ्रू आप देखिए कि किसी ने भी पावर को कैप्चर करने का कोशिश किया गया है, तो आप देखिए कि उसके बाद में वहाँ पे स्टेबल सिचुएशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। सपोज कीजिए जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे वायलेंस के थ्रू जो पावर है वो स्टेब्लिश होता है। क्या उन कंट्रीज के अंदर में हम स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर स्टेबिलिटी है वो नहीं है। साउथ अफ्रीका का नाम का जो कंट्री है, जो गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन प्रिंसिपल है, एक मूवमेंट को स्लोली मूवमेंट को आपको लीड करना है, इंस्टीट्यूशंस को आपको बिल्ड करना है। और आप देखिए कि साउथ अफ्रीका जिस तरीके से गांधीयन फिलोसफी को वहाँ पे एडमायर करते हुए एग्जिस्टेंस में आया था एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप से, और कंटिन्यूस वहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस है, किसी भी तरीके से जो अनस्टेबिलिटी का जो सिचुएशन है नहीं क्रिएट हुआ है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने वायलेंस के बारे में देखा। हमारे जो साउथ एशिया रीजन के बारे में अगर हम रीड करें, साउथ एशिया का जो रीजन है वो यूथ लेड रीजन है। मैक्सिमम जो कंट्रीज के अंदर में जो पॉपुलेशन है वो यूथ का पॉपुलेशन आपको मिलेगा। अब देखिए कि नेपाल के अंदर ही जो 50% पॉपुलेशन है, 50% के आसपास पॉपुलेशन आपको यूथ का पॉपुलेशन है। तो इन एरियाज के अंदर में, साउथ एशिया के अंदर में, इंडिया ओनली आप देखिए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है इस रीजन का। इंडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आसपास के एरियाज में स्टेबिलिटी है वो कैरी आउट हो सकती है। आप देखिए इंडिया अपना सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इन कंट्रीज को कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आप वहाँ पे स्टेब्लिश है वो कैरी आउट कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो इंडिया और नेपाल है, इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एक पाइपलाइन कोऑपरेशन है। पाइपलाइन कोऑपरेशन का प्रोजेक्ट है जो 2019 के समय एग्जिस्टेंस में आया था। तो हमारा जो बिहार का मोतिहारी है, बिहार का जो मोतिहारी नाम का जो रीजन है उसको ये कनेक्ट करता है नेपाल के अलकगंज नाम के एरिया से। अमलकगंज नाम का एरिया है वहाँ से। तो ये आपको पता होना चाहिए इंडिया नेपाल के बारे में। कल हमने बॉर्डर एरिया के बारे में रीड किया, कौन कौन से स्टेट्स अपना एरिया शेयर करते हैं, जिसमें हमारा हिमालयन स्टेट्स भी हैं, जिसमें हमारे गंगेटिक प्लेन्स के स्टेट्स भी हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं नेपाल के साथ में। और कुछ ऐसे भी एरियाज हैं हमारे कंट्री के, उत्तर प्रदेश एंड बिहार के, वहाँ पे जहाँ मैरिज के जो रिलेशन है वो भी एग्जिस्ट करते हैं नेपाल के लोगों के साथ में। तो स्टूडेंट्स, पाइपलाइन कोऑपरेशन का साउथ एशिया में वन ऑफ द सक्सेसफुल एक इनिशिएटिव था जो 2019 के समय उसको इनोग्रेट है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बारे में है। आप देखिए कि जो रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उस दौरान में हमारे कुछ इंडियन जो पर्सन है जिनको कि जॉब के अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पे ले जाया गया, और आप देखिए कि रशियन फोर्सेस के अंदर में उनको जो जो कन्फ्लिक्ट का एरिया है उसमें डिप्लॉय है वो कर दिया गया। ऐसे कुछ 15 इंडियंस हैं जिन्होंने फ़ोन करके अपना जो प्रॉब्लम है वो बताया है, उनको कन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर डिप्लॉय है वो कर दिया गया। लास्ट ईयर हमारे जब प्राइम मिनिस्टर रसिया के विजिट के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो ऐसे इंडियन पर्सन है जो कि उस कन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर डिप्लॉयड है उनको इंडिया के लिए वापस से सेंड है वो किया जाए। उसका डिस्कशन भी हुआ था वहाँ पे, जो बोथ कंट्रीज हैं अपने बायलैटरल रिलेशंस के अंदर में उसको मेंशन है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो इंडियन पर्सन है वो कहाँ पे हैं, दोनेत्स्क का जो रीजन है जो कि यूक्रेन का पार्ट है, यूक्रेन का पार्ट है। रसिया वहाँ पे अपना जो कैप्चर है वो किया गया है, तो उस एरिया के अंदर में इनका डिप्लॉयमेंट है। उन्होंने ये अपना प्रॉब्लम है वो बताया है। आप देखिए कि एक डिजिटल स्लेवरी भी एक जो टॉपिक है वो हुआ करता है। डिजिटल स्लेवरी क्या है कि इंडियन पर्सन जो कि जॉब का अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर गए हैं, स्पेशली जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आप देखिए कि इनको फिर जो बड़े बड़े जो साइबर कैफेज हैं जो साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग में है उसमें इंगेज कर लिया जाता है। इंडिया में कंटिन्यूस फोन है उसको कैरी आउट करते हैं। और डिजिटल जो आप देखिए कि जो स्लेवरी का एक प्रैक्टिस है कि आप डिजिटल वे में फ्रॉड कैरी आउट कीजिए और उनको वहाँ पे बंदी बना लिया गया है, कितने समय तक आपको वर्क है वो करना है। तो वहाँ से भी कुछ इंडियन पर्सन उनको लाया गया था, डिजिटल स्लेवरी का जो वर्क के अंदर में इंगेज थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नवरात्रि का फेस्टिवल आने वाला है, तो आप देखिए कि नवरात्रि के समय गुजरात में एक डांस हुआ करता है, गरबा का जो डांस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नवरात्रि जो है वो हमारे यहाँ पे जो दुर्गा पूजा है वेस्ट बंगाल के अंदर में, उसको भी आप देखिए कि डेट यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें शामिल किया गया है। तो दुर्गा पूजा आपको पता होना चाहिए। क्या गरबा भी उसके अंदर में है क्या, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है? तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इस स्कल्पचर का हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही प्रेजेंस है, जिसमें आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो एक टेक्निक भी हुआ करती थी स्टैच्यूज एंड स्कल्पचर्स का मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में, जिसको लोस्ट टू वैक्स टेक्निक के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा उस दौरान में आपको यक्ष और यक्षिनी का जो जो स्टैच्यूज हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, वो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि रेबीज के कंट्रोल के रिगार्डिंग में आने वाला जो डे है, जो 28 सितंबर का जो डे है, उसको हम वर्ल्ड रेबीज डे के रिगार्डिंग में ऑब्जर्व करते हैं कि रेबीज के रिगार्डिंग में अवेयरनेस उसको फैलाया जा सके। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक ऑर्डर है वो दिया गया था कि जो यहाँ पे जो स्ट्रीट के अंदर में जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनको ले जाया जाए, उनको ट्रीट किया जाए कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उनको एक एरिया के अंदर में रखना है, पब्लिक डोमेन के अंदर में फिर से रिलीज है वो नहीं करना है। अगर सिचुएशन उनका बेटर है तो फिर से आप देखिए कि पब्लिक डोमेन के अंदर में आप उनको रिलीज है वो कीजिए।
अब यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का डिसीजन है कि माइक्रोचिप्स के थ्रू अराउंड द 10 लाख के आसपास जो डॉग्स हैं उनको कोलैबोरेट किया जाएगा यूएनडीपी का जो इनिशिएटिव है उसके साथ में, और स्ट्रीट डॉग्स का जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने का कोशिश है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें उमर खालिद के केस के बारे में है कि कंटिन्यूस वो 4-5 ईयर्स से कंटिन्यूस जेल के अंदर में है। बेल के रिगार्डिंग उनके द्वारा पिटीशन फाइल किया जाता है बट बेल उनको मिलता नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली शो करता है कि कैसे प्रोसेस ही है वो पनिशमेंट का पार्ट बना हुआ है। प्रोसेस आप देखिए कि अगर उनके अगेंस्ट में ट्रायल्स भी स्टार्ट नहीं हुए हैं जिस केस में उनको अंदर रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और न्यूज है यहाँ पे कि कंटिन्यूस लंबे समय तक जो पर्सन है वो जेल के अंदर में रहे हैं रॉन्गफुली, आप देखिए कि जेल के अंदर में उनको रखा गया और बाद में पता लगता है कि उस केस के अंदर में उनका कोई रिलेशन नहीं था, उनको एक्विट कर दिया गया है, उनको कोई सजा है वो नहीं मिलती है। तो इस समय में आप देखिए कि कंपनसेशन का कोई पॉलिसी नहीं होना चाहिए। काफी सारे ऐसे केसेज हैं कि पर्सन 20 ईयर्स तक कंटिन्यूस जेल के अंदर में है, फिर उसको बाद में रिलीज किया गया और उसका जो कंप्लीट यूथ का जो एज है जिसमें वो इकोनॉमिक बेनिफिट को रिसीव कर सकता है, जो लिटिल बिट मनी है उसको अर्न कर सकता है, तो उस सिचुएशन के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि कंसर्न को रेज करता है। जैसे कि अगर हम बात करें अदर कंट्रीज के बारे में, तो अदर कंट्रीज के अंदर में आप देखिए कि जो पोर्चुगल है, जो पुर्तगाल है, पोर्चुगल के वहाँ पे, पोर्चुगल के वहाँ, उसके अलावा न्यूजीलैंड के वहाँ पे, और न्यूजीलैंड के अलावा आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे कंपनसेशन का जो पॉलिसी है वो एग्जिस्ट करता है। रॉन्गफुली वे के अंदर में अगर कंटिन्यूस बार्स के वहाँ पे रखा गया है, बिहाइंड द बार्स या प्रिजन के अंदर उनको रखा गया है, तो कंपनसेशन है वो दिया जाए। समय के साथ में जरूरत है कि पॉलिसी का जो फ्रेमिंग है वो यहाँ पे हो, तो ये उसी के बारे में डिस्कशन था। इससे पहले भी कुछ पेटिशन है वो कोर्ट के अंदर में फाइल हुई हैं कि यहाँ पे कंपनसेट है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं लद्दाख के रीजन के अंदर में, उनके द्वारा प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, लद्दाख को जो स्टेटहुड है वो दिया जाएगा। आर्टिकल आपने 2 एंड 3 को रीड किया होगा। आर्टिकल 2 है जो यहाँ पे स्टेट क्रिएशन के बारे में है। आर्टिकल 3 तो आप स्टेट क्रिएशन के बारे में आर्टिकल 2 है, जब नया टेरिटरी को इंडियन अथॉरिटीज में ऐड किया जाए तो एडमिट करते हुए जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है यहाँ पे आर्टिकल 2 के थ्रू। आर्टिकल 3 के अंदर में क्रिएशन के बारे में है कि इंटरनल एरिया के थ्रू किसी एरिया को रीएडजस्टमेंट करते हुए नया स्टेट है उसको बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स लद्दाख जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है उसको स्टेटहुड है वो ग्रांट किया जाए। स्टेटहुड के अलावा एक और डिमांड है यहाँ पे, डिमांड ये है कि जो 6 शेड्यूल है, जो शेड्यूल 6 है, कौन कौन से स्टेट्स को वो बेसिकली जो कुछ राइट्स वो देता है। शेड्यूल 6 राइट्स देता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये AMTM नाम से आप उसको याद रख सकते हो, बट आपको काफी अच्छे से याद करना होगा यहाँ पे कि आप देखिए कि आप मेघालय की जगह कोई अदर वर्ड भी आपके दिमाग में आ सकता है एग्जाम के अंदर में। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो कि शेड्यूल 6 के अंदर में है। लद्दाख का भी डिमांड है कि उनको शेड्यूल 6 के अंदर में ऐड है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अनटचेबिलिटी के बारे में है तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से, एक जो दीवार है वो बनाया गया है और उसके थ्रू उनका जो एक्सेस है उसको ब्लॉक करने का कोशिश किया गया। अगर हम बात करें हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 15 के बारे में, आर्टिकल 17 के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बताता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 5 एरियाज ओनली वर्ड भी वहाँ पे यूज है, तो 5 एरियाज के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस के अंदर में, पब्लिक कोई वोटर कलेक्शन का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में भी कोई वहाँ पे जो एक्सेस है उसको डिनाई है वो ना किया जाए। और वुमेन एंड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग में स्पेशल प्रिविलेज है वो अवेलेबल है कि उनको भी किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है कोई एक्सेसिबिलिटी का पर्सपेक्टिव से ना क्रिएट हो। आर्टिकल 15 के अंदर में इन ग्राउंड्स के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी को बताता है, यहाँ पे मूवमेंट के भी बारे में है। हर एक पर्सन को जो इंडियन पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, उसको राइट है कि वो अपने मूवमेंट को कैरी आउट कर सकता है अगर वो पब्लिक प्लेस है। आप किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके थ्रू आप यहाँ पे एक्सेस है उसको डिमांड है वो नहीं कर सकते हो। पब्लिक प्लेस है तो आप अपना एक्सेस का डिमांड है वो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और भूटान है वो एक रिवर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करें। ये वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर के द्वारा लेटर लिखा गया है। उन्होंने पहले भी डिमांड किया था वेस्ट बंगाल के जो एमपी हैं उनके द्वारा कि कैसे वहाँ पे जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो किसी तरीके से यहाँ पे जो
डेट कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट करें, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है, जो जलपाईगुड़ी का एरिया है, अलीपुरद्वार का एरिया है, वहाँ पे फ्लड सिचुएशन है वो क्रिएट होता है संकोस नाम का जो रिवर है उसके थ्रू। कौन सा रिवर है स्टूडेंट? संकोस। कुछ दिनों पहले हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो दोवार का जो रीजन है जहाँ पे टी प्लांटेशन हुआ करता है, दोवार के रीजन को ईस्टर्न दोवार और वेस्टर्न दोवार के रूप से कौन सा रिवर है जो बाइफरकेट करता है? वो यही रिवर है, संकोस रिवर है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहां पे फ्लो करता है। तो यहाँ पे डिमांड है कि वाटर के रिगार्डिंग में एक रिवर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जिससे कि फ्लड सिचुएशन को कंट्रोल है वो किया जा सके। केरल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, केरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिससे कि मेडिकल टूरिज्म है वो एनहेंस हो सके। केरल से बिलोंग करने वाले पर्सन हैं, चाहे वो बाहर के कंट्रीज में रहते हैं या कंट्री के अलग पार्ट के अंदर में रहा करते हैं, उनको भी जो मेडिकल इंश्योरेंस का फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेसिक जो मैंडेट है वो क्या है? मेडिकल टूरिज्म के थ्रू उनका जो केरल स्टेट है उसमें टूरिज्म को प्रमोट करना। हेल्थ कवरेज भी यहाँ पे प्रोवाइड होगा, हेल्थ कवरेज भी दिया जाएगा। तो आप देखिए हेल्थ कवरेज के साथ में जो टूरिज्म है उसको भी ये बूस्ट है वो करेगा। तो एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव के बारे में बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसका जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में क्यों वहाँ पे कुछ नेगोशिएशन है, कुछ वहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हैं जो एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो कॉन्गो का एक बार आपको मैप के अंदर में लोकेशन देख लेना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके रिगार्डिंग में काफी बार न्यूज के अंदर में हुआ करता है। प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जैसे कोबाल्ट का जो प्रोडक्शन है 70% जो प्रोडक्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के वहां पे ही हुआ करता है। सपोज कीजिए कॉन्गो है, कॉन्गो का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सिचुएटेड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। साउथ सुडान है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है। फिर आप देखिए उराग्वे नाम का जो कंट्री है, उराग्वे है। उराग्वे के अलावा रवांडा नाम का कंट्री है, यहाँ पे एक लेक है वो भी सिचुएटेड है। तंगानिका नाम का वो लेक है वो सिचुएटेड है, जो 3-4 कंट्रीज से अपना बॉर्डर है उसको शेयर किया करती है। इस पार्ट के अंदर में स्टूडेंट्स एक रेबल ग्रुप रहा करता है, M23 वो रेबल ग्रुप है। M23 रेबल ग्रुप अपना जो वायलेंस है उसको कैरी आउट करता है। ये आपको नाम पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि M23 जो टर्म है वो न्यूज में है वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे 2 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। एक यूएस के द्वारा एग्रीमेंट साइन हुआ, यूएस ने रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो एग्रीमेंट करवाया है कि पीस को आपको इस्टेब्लिश करना है, किसी तरीके का वायलेंस नहीं करना है। फिर आप देखिए कि दोहा कतर के वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ। कतर के वहाँ का जो एग्रीमेंट है वो M23 रेबल ग्रुप और कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उनका गवर्नमेंट के थ्रू था, उसमें भी पीस एस्टेब्लिशमेंट का बात किया गया। बट पीस का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं आया है। अब इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का? इम्पोर्टेंस ये है कि 70% जो कोबाल्ट का प्रोडक्शन है, 70% कोबाल्ट का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। इसके अलावा कॉपर है, कॉपर के अलावा आप देखिए कि डायमंड है, गोल्ड है, उनका भी वहां पे रिजर्व है वो सिचुएटेड है। चाइनीज कंपनीज का मोनोपोली है, यूएस का अगर एंट्री होता है तो चाइनीज कंपनीज का जो मोनोपोली है उसको वहां पे अबोलिश वो किया जा सकता है। हमारा आप देखिए कि मेरीटाइम का जो सेक्टर है उसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है। इंडिया लेस देन 1% का जो कंट्रीब्यूट है वो करता है मेरीटाइम सेक्टर के अंदर में, ग्लोबल जो शिप बिल्डिंग का प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे डिमांड ये है कि आने वाले समय में हमें 2047 तक डेवलप्ड इंडिया का स्टेटस को अचीव करना है, तो हमें शिप बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी अपने वर्क को इंक्रीज है वो करना होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रेजेंट समय में 4% जीडीपी के अंदर में मैरीटाइम सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, ये मैरीटाइम सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ जीडीपी है वो होना चाहिए। इस एरिया को एनहेंस करने का जरूरत है। हमारे कंट्रीज का आप देखिए कि मैरीटाइम ट्रेड है, इसके अलावा जो हमारे नाइबर कंट्रीज हैं स्पेशली वेस्ट एशिया के कंट्रीज, उनके साथ तो इस मैरीटाइम ट्रेड के थ्रू ही कनेक्टिविटी हुआ करती थी एंशियंट समय के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में है, तो उसका जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाएगा इसरो के द्वारा, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उनको यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का बेसिक टारगेट यही है कि प्राइवेट सेक्टर का स्पेस के अंदर में जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे हिमालयाज के एरियाज के बारे में है कि हिमालयन जो स्टेट्स है वहाँ पे जिस तरीके से
अनप्लान्ड वे के अंदर में डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे वहाँ पे इम्पैक्ट करने लगा है। कोई लेक का एरिया है, वहाँ पे होटल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, बाद में पता लगा जो लेक है वो ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का सिचुएशन हुआ, वो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डैमेज करता है। तो सिर्फ क्लाइमेट ही एक रीजन नहीं है, यहाँ पे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड डेवलपमेंट भी एक रीजन है, जिसमें जो इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी है उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पे डेवलपमेंट को नहीं कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टील के जो ब्रिजेज हैं उनके बारे में है। वन काइंड ऑफ जो डिफेंस है वो ये प्रोवाइड करते हैं। और आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में चाहे हावड़ा का ब्रिज हो, चाहे पंबन का ब्रिज हो, पंबन जो हमारे सदर्न इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स ये ब्रिज काफ़ी लंबे समय तक एग्जिस्ट करते हैं। किसी तरीके का जो क्लाइमेट का अनप्रेसिडेंट जो वेदर इवेंट्स है, साइक्लोन हो, फ्लड हो, उन समय में भी इनका जो स्टेबिलिटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यूएस के द्वारा जिस तरह इजराइल ने जिस तरीके से कतर में जो अटैक किया नेगोशिएशन के बारे में, तो यूएस का यहाँ पे कुछ एक्शन के बारे में बताया गया है। एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस न्यूज में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि डेट ईरान और उनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट के साइन का यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इजराइल एक फुल फ्लेज अटैक को कैरी आउट कर सकता है यमन के जो हुतीज हैं उनके रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में सपोर्टर्स हैं जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर के, उनको अरेस्ट किया गया है। और श्रीलंका के अंदर में जो ग्रेव मिला है, ग्रेव के रिगार्डिंग में यहाँ पे कंटिन्यूस जो सर्च है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यूस फेज में है। बेलारूस का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कंट्री है पोलैंड, और पोलैंड के थ्रू आप देखिए कि उनका जो एयर स्पेस है उसके अंदर में वायलेशन हुआ है। रसिया के जो ड्रोन्स है वो एंटर किए हैं, तो यहाँ पे नाटो के फोर्सेज के थ्रू उन ड्रोन्स को शूट किया गया पोलैंड के वहाँ पे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है क्या ये रसिया इस तरीके से अदर कंट्रीज का जो एयर स्पेस है उसके अंदर भी वायलेट है वो कर रहा है, तो कंटिन्यूस आप देखिए कि कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।